Hello everyone. So welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब? फ्रेंड दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs. सो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में. प्रेयर्स पिटिशन प्रोटेक्ट्स वर द पॉलिसीज और एंड द प्रोग्राम ऑफ द मॉडरेट्स, द एक्सट्रीमिस्ट, द रेडिकल्स या रेवोल्यूशनरीज. सो प्रार्थना याचिका एवं विरोध किसकी नीतियां एवं कार्यक्रम थे? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मॉडरेट्स. ठीक है, तो मॉडरेट्स क्यों जाएंगे? नरमपंथी, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच वन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ फीचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी? तो ये बेस्ड होती है कंपटीशन अमंग वेरियस ग्रुप्स. इट इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. इंडिविजुअल राइट्स आर द कोर ऑफ इट एंड इट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी. नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है. राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पर देखिए, इट इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी. तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरीके से होता है ना, तो जरूरी नहीं डायरेक्ट ही हो. तो यहाँ पर ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट मेक स्टेट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी? राज्य के समाज के अन्य संस्थानों में कौन भिन्न संस्था बनाता है? इट हैज सम फ्रॉम रूल्स और इन प्लेस. इसके नियम बनाने के कुछ प्रारूप हैं. इट हैज ब्यूरोक्रेसी टू इम्प्लीमेंट वेरियस रूल्स. विभिन्न नियमों को लागू करने के लिए नौकरशाही है. इट हैज अ मोनोपोली ऑफ लेजिस्टिमेट वायलेंस. इसका वैध हिंसा पर एकाधिकार है. इट हैज रिलीजन. इट हैज राइट टू कलेक्ट टैक्सेस. इसके पास कर संग्रह का अधिकार है. राज्य को समाज के अन्य संस्थानों से कौन भिन्न संस्था बनाता है? राइट आंसर इज, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का, तो वो क्या हो जाएगा? देखिए, अब यहाँ पर पूछा हुआ है कि बट मेक स्टेट इज डिफरेंट, है ना. यहाँ पर मैंने इसका टिक नहीं किया है, बट मैं यहाँ बता देती हूँ. स्टेट को डिफरेंट क्या बनाता है सोसाइटी से? तो ये एक तरह से रूल इन प्लेस, इसके नियम बनाने के कुछ प्रारूप. इट हैज़ ब्यूरोक्रेसी टू इम्प्लीमेंट वेरियस रूल्स. इट हैज़ अ मोनोपोली. अब देखो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि इसके पास मोनोपोली होती है. मोनोपोली होती है. इसकी वैध हिंसा पर एक अधिकार है. किसका? स्टेट का. लेकिन सोसाइटी का नहीं. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज करेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग? स्विट्जरलैंड क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी, यूके का रिपब्लिकन पार्टी, यूएसए कंजर्वेटिव पार्टी, चाइना माओइस्ट पार्टी. तो करेक्ट मैच बताना है. सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आप लोगों का, तो वो हो जाएगा आपका यूएसए में कंजर्वेटिव पार्टी है. नहीं, यूके की रिपब्लिकन पार्टी, स्विट्जरलैंड की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी, चाइना में माओइस्ट पार्टी है. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो चाइना है, ठीक है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? कम्युनिस्ट पार्टी बोला जाता है ना. चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं. और जो स्विट्जरलैंड में है, जो ये वाली है आपकी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी. जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी है बेसिकली, है ना. तो ये आप लोगों की कहाँ पर होगी? सोचो. बिल्कुल राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पर राइट आंसर आपका यही वाला होगा, स्विट्जरलैंड की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी. ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84. तो कौन डिस्क्राइब करता है मॉडर्न डेमोक्रेसी एज अ पॉलीआर्की? तो यहाँ पर ध्यान रखना. यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल, जोसेफ शम्पेटर या हंटी गंटन. इसका राइट आंसर रॉबर्ट डहल हो जाएगा. रॉबर्ट डहल ने मॉडर्न डेमोक्रेसी को एज अ पॉलीआर्की बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूना पैक्ट इज ऑल्सो नॉन एज. तो पूना पैक्ट को और क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट को गांधी अंबेडकर पैक्ट बोलते हैं, या फिर गांधी जिन्ना पैक्ट, गांधी नेहरू पैक्ट.
तो इसको क्या बोला जाता है? देखो जो पूना पैक्ट था ना, ये एग्रीमेंट था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था ना। तो ये ध्यान रखना। तो इसको और क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गांधी, बिल्कुल गांधी अंबेडकर पैक्ट। ठीक है, बिल्कुल ये हो जाएगा आप लोगों का, है ना। तो पूना पैक्ट को क्या बोलेंगे? गांधी, यही बोलेंगे गांधी अंबेडकर पैक्ट। तो ये ध्यान रखना। पूना पैक्ट साइन कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट साइन। तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही है, जो इन्होंने ये बेसिकली क्या बोला था? पूना पैक्ट एग्रीमेंट हुआ था हिंदू लीडर्स इंडिया ग्रांटिंग न्यू राइट्स टू दलित, है ना, लो कास्ट हिंदू ग्रुप। ये ध्यान रखना। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। जो पूना पैक्ट था, तो ये इसमें महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, और अपर कास्ट हिंदू लीडर और यहाँ पर डिप्रेस क्लासेस के बीच में। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बोला गया था कि भाई एक अलग, आपको पता ना, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड। अब देखो ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, अब आप सोचोगे ये क्या था? गांधी इरविन पैक्ट एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था। ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। लिख लो, 5 मार्च 1931 को ये हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। Which of the following institution is not related to process of budget? Estimate committee, public account committee, finance committee और assurance committee। तो आश्वासन समिति, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो एश्योरेंस समिति है, एश्योरेंस जो कमेटी है बेसिकली आपकी, है ना, जो एश्योरेंस कमेटी होगी वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, एश्योरेंस कमेटी, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल ही करवाया ही वैसे, है ना। एश्योरेंस कमेटी जो होती है बेसिकली, ये कॉन्स्टिट्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम राज्यसभा 1972 में बनी थी, है ना, ये वाली कमेटी, जो कमेटी है एश्योरेंस की। तो ये ध्यान रखना। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्क्रूटनाइज करना, एश्योरेंस करना, प्रोमिस करना। ठीक है, और बाय द मिनिस्टर्स। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो प्रोसीजर फॉलोड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो कौन सी प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अपनाई जाती है? ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ या प्रोसीजर लॉ। तो आप सबको पता ही है इसमें क्या होगा, ये तो मैंने आपको समझाया हुआ है ना। ड्यू, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर आप देखोगे, इसका राइट आंसर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसका मतलब लॉ होता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ तो हमारे यहाँ पर है ना, आप सबको पता ही है, मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाया था। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली अमेरिका में, तो अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी है, किसी ने क्राइम किया, तो वहाँ पर जो जुडिशरी होती है वो लॉ से ऊपर उठकर देखती है कि अगर मान लो हम इनको ये सज़ा देते हैं तो क्या ये ठीक रहेगी? ठीक है, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना। तो यही चीज़ें फिर वो देखते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है बेसिकली, है ना, वेट वेट वेट, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, और क्या, ठीक है। तो ये तो यूनाइटेड किंगडम इंडिया आप लोगों को पता ही है ना, यहाँ पर लॉ को देखा जाता है ना, ये यहाँ पर लॉ को देखा जाता है,
यहाँ पर लॉ को देखा जाता है कि हाँ भाई सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग होगा। प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है यहाँ पर सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाता है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी। चलो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही होगा। देखो यहाँ पर मैंने टिक भी कर रखा है, यहाँ पे भी लगा रखा है ना। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में है, ठीक है। क्वेश्चन है कि वाइल्ड सेम जो ये है आपका विटलवाद है ना, वेटलसियम इज फाउंड इन, तो ये कहाँ पर फाउंड होता है? यूनाइटेड किंगडम में, अमेरिका में, जापान में या स्वीडन में? तो ये आपको बताना है। डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे चल रही हैं। रिवीजन कोर्स की क्लास सुबह आज 11 बजे है, 1 PM है ये वाली रिवीजन कोर्स, ठीक है। और क्विक डिस्कशन 4 PM चल रहा है। शाम को आपका टेस्ट है। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। अन अकेडमी पे पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। मीनाक्षी लाइव यूज़ करना। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट PDFs और इम्पॉर्टेंट लिंक्स, ठीक है। सो यूज़ कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।